नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 1 तारीख को बैठक बुलाई है INDAI की। जब से कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है उसके बाद से ही कांग्रेस ने लगभग यूनिलैटरली INDAI के बारे में फैसला लेना शुरू किया है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। उसके बाद से नीतीश कुमार अलग हो गए, उसके बाद ममता बनर्जी का रुख बदला, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का रुख भी थोड़ा सा अलग थलग सा दिखा। अब जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये अनाउंस किया कि वो 1 तारीख को INDAI अलायंस की बैठक करने वाले हैं, तो इसमें 2 चीज़ें हुई उसके साथ ही। पहला ये कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर ये कह दिया कि वो इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगी, इसलिए कि उसी दिन वहाँ पर वोट पड़ने हैं पश्चिम बंगाल में, और रिलीफ का जो वहाँ पर चक्रवाती तूफान आया हुआ है उसके रिलीफ का जो काम चल रहा है उसकी देखरेख के लिए वो इस बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। दूसरी तरफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जो हैं उन्होंने बोला कि वो इस बैठक में शामिल होंगे। अब इस बैठक में शामिल होना उस दिन जिस दिन आखिरी चरण के चुनाव के मतदान हो रहे होंगे, एक तो ये अपने आप में थोड़ा सा अजीब सा निर्णय लगता है कि चुनाव एक तरफ हो रहे हैं, दूसरी तरफ बैठक की जा रही है। लेकिन इस बैठक के पीछे बाद में जिसको मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला कि ये जो बैठक बुलाई गई है, ये बैठक सिर्फ इनफॉर्मल जैसी है और इसमें हम और बहुत सारी चर्चा करेंगे फॉर्म 17 को लेकर के या वीवीपैट को लेकर के, इस तरह की चीज़ें होंगी, और चुनाव में बाकी और प्रबंधन कैसे किया जाए इन सब को लेकर के चर्चा की जाएगी। लेकिन अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात ये है कि अलायंस के बहुत सारे लोग इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। बिहार में चुनाव होना है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, तो वो लोग छोड़ करके चुनाव इस बैठक में नहीं शामिल हो पाएंगे। उसके बाद ये आपस की इनकी बैठक होगी। चूँकि तमिलनाडु में चुनाव ख़त्म हो गया है, इसलिए MK स्टालिन इस बैठक में भाग ले सकते हैं। अब खड़गे साहब की ने जो बैठक बुलाई है, उस बैठक में इसके पहले भी कांग्रेस ने जो सब बैठक बुलाई थी उसमें सारे लोग शामिल नहीं हो पाए थे। ममता ने पहले ही मना कर दिया है। ममता बनर्जी इसके पहले भी बोल चुकी हैं कि वो INDAI अलायंस को बाहर से समर्थन करेंगी, मतलब वो सरकार में शामिल नहीं होंगी। इसके अलावा केजरीवाल ने भी पंजाब में जा कर के अलायंस के खिलाफ कि वो ये अलायंस जो है वो परमानेंट नहीं है, ये हमेशा के लिए नहीं है, इस पर और बहुत सारी चर्चा या विचार विमर्श के बाद ही इस पे कोई निर्णय आगे का होगा। अब ये जो 3 बड़े लोग जो हैं वो मतलब जिनको कहें 3 बड़े अलायंस पार्टनर्स हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। इसमें हालांकि महाराष्ट्र में चुनाव हो गए हैं, लेकिन फिर भी वहाँ के किसी अलायंस पार्टनर का बयान नहीं आया है। उद्धव ठाकरे शायद लंदन में हैं, वो लंदन जा चुके हैं, तो उनके शामिल होने की बात है। और शरद पवार का भी कोई इस बात को लेकर के जवाब नहीं आया है। लेकिन इस पर इतनी बैठक को लेकर के हड़बड़ी या ये कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश कि INDAI अलायंस चुनाव जीत रहा है, ये जताने बताने की कोशिश और उसमें
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का इस तरह की बात करना, क्या ये सचमुच कांग्रेस को ये दिखने लगा है कि वो शायद पिछले चुनाव से कुछ बेहतर कर पाने की स्थिति में है या एनडीए को रोक पाने की स्थिति में है? ये निर्णय तो 4 तारीख को जब वोटिंग होगा, वोटिंग के परिणाम आएंगे, जब वोट काउंट किए जाएंगे तब पता लगेगा। लेकिन अभी सारा का सारा मसला ये है कि जो वोटिंग मशीन है, उस वोटिंग मशीन को लेकर के जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं या उसको लेकर के ये अपनी कोई इस तरह की तैयारी रखें या उस पर बाद में किस तरह से उसको एक बहाने के रूप में बहाना बना करके उससे निपटना है, किस तरह से एक्सक्यूज़ देना है, कहाँ कहाँ पर है, उन सब पर चर्चा करना ज़्यादा बड़ा हुआ है। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत्र का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके हिसाब से तो जो लोगों का समर्थन है वो INDA अलायंस के साथ है और भाजपा इसमें पिछड़ी हुई है। लेकिन अगर इतना ही भाजपा को के पिछड़े होने का कॉन्फिडेंस है तो प्रधानमंत्री के कन्याकुमारी और विवेकानंद रॉक मेमोरियल में जा कर के जा कर के ध्यान करने पर विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, जब चुनाव वो जीत चुके हैं, पहले से ही उनको लग रहा है कि चुनाव जीत चुके हैं और 7वें फेज़ का चुनाव में 57 सीटों पर मतदान होना है, जो मतलब 543 सीटों में 57 सीटें, आप समझ लीजिए कि लगभग ज़्यादातर 90% सीटों पर, 85% सीटों पर चुनाव ऑलरेडी हो चुका है, तो फिर किस बात का डर। लेकिन अब ये जो बैठक है, एक तो ये कि हमेशा की तरह से कांग्रेस यूनिलेटरल बैठक कर रही है, वो अपना एक तरफा निर्णय कर रही है। दूसरा ये कि तालमेल फिर नहीं दिख रहा है अभी से ही। तीसरा, ममता बनर्जी पहले से ही लगातार पिछले 15-20 दिन से ये कहने लगी हैं कि वो अलायंस के साथ सरकार में नहीं शामिल होंगी, बाहर से समर्थन करेंगी। केजरीवाल 2 तारीख को एक बार सरेंडर करके फिर जेल में होंगे। वहाँ भी लगातार तालमेल का अभाव इसलिए है कि लगभग 22 सीटों पर केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं और सिर्फ 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर वो एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी सारी सीटों पर वो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ा और विषय है। महाराष्ट्र में बहुत चुनाव बिखरा हुआ है। शिवसेना 2 धड़ों में है, राष्ट्रवादी कांग्रेस 2 धड़ों में है। हालांकि बीजेपी वहां पर पिछले बार के चुनाव से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, इसलिए ये कभी कहा जा रहा है कि बीजेपी वहां अपनी सीट बढ़ा पाने की स्थिति में है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश का जो पुराना अलायंस था वो भी बिखरा हुआ है। सुहेलदेव समाज पार्टी और इस तरह और राष्ट्रीय लोकदल ये एनडीए के साथ हैं। अब पिछले चुनाव में ये अखिलेश के साथ थे। अखिलेश का अपना बड़ा वोट बैंक किसका दिख रहा है। इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पूरा का पूरा ईस्ट कोस्ट है वो मतलब ईस्ट कोस्ट से ज़्यादा ये कहिए कि भारत का पूर्वी इलाका, वहाँ पर भाजपा गेन ज़्यादा करती हुई दिख रही है, जो कांग्रेस को उन जगहों पर कोई फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। मैं उन स्टेट्स के नाम गिना दे रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट की बात कर लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस कहीं से भी गेन करती हुई नहीं दिख रही है, उल्टा बीजेपी गेन करती हुई दिख रही है। वहाँ से नीचे आइए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी नुकसान होता हुआ दिख रहा है, मतलब INDA अलायंस को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद आप उड़ीसा आइए, उड़ीसा में INDA को अलायंस तो नहीं है वहाँ पर,
लेकिन वहाँ पर बीजू जनता दल को नुकसान होता हुआ दिख रहा है और बीजेपी को फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद आप वहाँ से नीचे आइए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से नीचे आंध्र प्रदेश में भी इंडिया अलायंस नहीं है, तो वहाँ उसको कोई फ़ायदा हुआ नहीं दिख रहा है। वहाँ पर जो एनडीए ने अलायंस बनाया है, फिर से अलायंस बनाया है तेलुगु देशम पार्टी के साथ, उसको फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है, जबकि वाईएसआर कांग्रेस के चीफ जगन रेड्डी इंडिया अलायंस के साथ नहीं है। उसके नीचे तेलंगाना आइए, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। पिछले चुनाव में उनको वहाँ फ़ायदा नहीं था। इस बार बीआरएस को ज़्यादा नुकसान होता हुआ दिख रहा है और बीजेपी को फ़ायदा हुआ दिख रहा है, कांग्रेस को फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। बीआरएस भी इंडिया अलायंस के साथ नहीं है, तो उनको फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब उसके नीचे तमिलनाडु आइए, तमिलनाडु में भी जिस तरह से एनडीए ने अपना अलायंस बनाया है, वो जिन जिन लोगों के साथ, उसमें एनडीए को लगभग 9 से 10 सीटों की जीत होती हुई दिख रही है। उसमें एआईएडीएमके का ब्रेक अवे ग्रुप है और वहाँ की लोकल छोटी छोटी पार्टी है और बीजेपी, इस तरह की को मिला करके वहाँ पर डीएमके को नुकसान होता हुआ दिख रहा है, मतलब आईएनडीए को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। केरल में आइए, केरल में आईएनडीए के पार्टनर्स एलडीएफ और यूडीएफ आमने सामने हैं। अब उसमें कौन जीतेगा, कितनी कौन सीट्स जीतेगा, उसमें बीजेपी क्या कर पाएगी, ये मसला है। और ऐसा बताया जा रहा है कि बीजेपी वहाँ 1 सीट जीत सकती है और 2 सीटों की भी संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए कि वहाँ क्रिश्चियन मतदाता इस बार बीजेपी को वोट करने के लिए तैयार है। तो अगर इन सब चीज़ों को आप देखें तो वैसे ही पंजाब में एनडीए गेन करने वाली स्थिति में है। वहाँ पर जो आईएनडीए का पार्टनर है वो आपस में अलग अलग लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये कैसे एक दूसरे के लिए कंपैटिबल होंगे और बाद में किन बातों पर समझौता होगा और क्या बैठक होने वाली है, ये सब अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। सिर्फ ये है कि बाद की परिस्थितियों में जो होने वाली है, उन परिस्थितियों में अपने एम्बैरेसमेंट को कैसे छिपाया जाए, उससे ज़्यादा होता हुआ मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। बिहार और महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र दूसरा सबसे बड़ा सीट के हिसाब से राज्य है, वहाँ पर बीजेपी अपनी सीट तो निश्चित तौर पर बढ़ाने की स्थिति में है, लेकिन शिवसेना दोनों ग्रुप और राष्ट्रवादी कांग्रेस के दोनों ग्रुप को कितनी सीट मिलने वाली है, इस पर अभी कुछ भी प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है, इसलिए कि उसमें बहुत कुछ निर्भर करेगा कि वहाँ पर कैंडिडेट कैसा है। बिहार में एक आध सीट का नुकसान की बात आ रही है कि भाजपा अलायंस को नुकसान हो सकता है, लेकिन वहाँ पर भी भाजपा और जो चिराग पासवान की पार्टी है, उस पे वो अपनी पकड़ बना कर रखेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी जो है एलजेपी, वो बना करके रखेगी और वैसा ही कमोवेश स्थिति मतलब होने वाली है। जेडीयू की स्थिति थोड़ी सी बिहार में कमज़ोर होती हुई दिख रही है, लेकिन वो भी परिणाम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, इसलिए कि बाकी अलायंस पार्टनर्स जो हैं बीजेपी और एलजेपी, वो मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है। तो इसलिए ये कहना कि ये चुनाव के बाद जीत की तैयारियों के लिए खड़गे साहब तैयार हो रहे हैं, वैसा होता हुआ ना चुनावी उस पर दिख रहा है। ये मुझे जो लग रहा है वो अपना एम्बैरसमेंट छिपाने के लिए कहाँ पर किस पर ठीकरा फोड़ना है, उसकी तैयारी ज़्यादा लग रही है। और वो अभी से ही शुरू हो गया एम्बैरसमेंट वाला, कि ममता दूर हो रही हैं, अरविंद केजरीवाल दूर हो रहे हैं। अभी धीरे धीरे और भी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। 4 तारीख को
चुनाव भी स्पष्ट हो जाएंगे। आप अड्डा पर जुड़िए, हमारे वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसको लोगों तक पहुंचने में हमारी मदद कीजिए। कल फिर किसी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।